हमारे दरमियान में मिराजुद्दीन साहब हैं। मिराजुद्दीन साहब का एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने हुआ कि आप IAS हैं, प्रसार भारती के लिए काम करते रहे, ऑल इंडिया रेडियो उर्दू यूनिट्स में यहाँ पर पूरी आपकी न्यूज यूनिट आपने देखी, उसके बाद ट्रांसफर होकर नॉर्थ ईस्ट मिजोरम, मणिपुर और मेघालय, यानी वहाँ से अपने घर से अपने ऑफिस से कोलकाता हेडक्वार्टर आने में तो हवाई जहाज का सफर करना पड़ता था, इतनी मशक्कतें बर्दाश्त की। और एक चीज और भी थी इनकी कारकर्दगी के बारे में कि जब 2014 में हुकूमत सेंट्रल की चेंज हुई और पहला वजीर आजम का गैर मुल्की दौरा हुआ तो प्रसार भारती से जो पीओ के अंदर पैनल गया कि जर्नलिस्ट कौन जाएंगे, उसमें हमारे मिराजुद्दीन साहब का नाम था। एक बार जोरदार तालियां हमारे मिराजुद्दीन साहब के लिए। और ये सिलसिला मुतवातिर कई बार रहा, लोग उस पर आज सवाल भी उठाने लगे कि मुंह भराई हो रही है, मुसलमानों को प्रेम ले जा रहे हैं, हर महापुरुष की कारकर्दगी थी। मेरा सवाल ये है मिराज भाई कि क्या इन हालात में जो मुसलमान और महरूम तबकात है उसमें कुछ ने अपनी कोशिश की है, क्या इन्हें अपना मीडिया हाउस शुरू करना चाहिए? आपका अमली तजुर्बा है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस मौकर मजलिस का हिस्सा बनाने के लिए आप सबका। आपकी आमद का शुक्रिया। मैं अपने आप को यहाँ आने के बाद ये महसूस मुझे हो रहा है कि मुझे तो सामईन में बैठना था, वहाँ मेरा मुंह बंद रहता, मेरे कान खुले रहते तो मैं ज़्यादा सीखता। हम सब सीखेंगे माशाल्लाह, यहाँ इतने उम्दा लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई उफरान साहब ने जो एक बात पूछी तो एकदम फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो बराह रास्त में बात पे आता हूँ। एक बात कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ मैंने पढ़ी है, वही बात मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। मसला ये है कि हमें हाशिए पे लाने की कोशिश हो रही है, हमें हिट किया जा रहा है। अंग्रेजी में एक छोटा सा जुमला बोला जाता है दोस्तों, नोबडी किक्स अ डेड डॉग। क्या है? आप में दम है, आप में कुछ है कि आप की मुखालफत हो रही है और आपको शनाख्त करके आपको टारगेट किया जा रहा है। आप भी उसी में जम हो जाइए, अपने को उसी में हल कर दीजिए, आप भी लिबरल बन जाइए, आप अपनी शनाख्त छोड़ दीजिए, अपने मजहब की जो शनाख्त है, जो आपके अपने कल्चर की शनाख्त है, सारी चीज़ें छोड़ दिए तो यकीन मानिए आप उनके सबसे आंखों के तारे बन जाएंगे। मैं 2014 में जब यहाँ आया, इत्तेफाक की बात 2012 में मैं आ गया था ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में यहाँ के हेड बन के, और 2017 तक रहा, 2017 के अवाइल तक। तो अभी आपका बात का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा पस मंज़र मैं बता दूं कि पता नहीं क्यों मेरे जो सीनियर्स थे उनकी नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके शुरुआती दौरों में 5-7 दौरों में मैं उनके साथ गया। बहुत सारे ममालिक शुरू में मैंने भी घूम लिया उनके साथ लेकिन मुझे एक शाम का वाक़या याद आता है। इत्तेफाक से मेरी एक कलीग यहाँ बैठी हैं ख़वातीन में, अल्हम्दुलिल्लाह वो इसकी शाहिद भी रही हैं। 6 दिसंबर 2016, आप जानते हैं 6 दिसंबर का दिन कैसा होता है, इम्पोर्टेंट डे है। तो इत्तेफाक से मैं उस दिन न्यूज़ रूम में मौजूद था, तो जो यहाँ ऑल इंडिया रेडियो का जो हमारा FM का सेक्शन है उस पर न्यूज़ जानी थी और जो इलाकाई खबरें जाती हैं और प्रादेशिक समाचार जाते हैं, उसमें खबर तैयार होकर जा रही थी। मैंने मंगा लिया कि ज़रा सा देख लूँ मैं कि क्या जा रहा है। उसमें लिखा हुआ था, जो हमारा एडिटर था उस दिन का, उसने लिखा था कि जो ढांचा है, वो एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ढांचा, कि विवादित ढांचे की बरसी के मौके पे ये हुआ और ये प्रदेश सरकार ने ये किया वो किया। 16 का वाक़या है ये, हुकूमत बदल चुकी थी, पूरा मंजरनामा बदल चुका था और मेरे 5-7 दौरे हो चुके थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। लेकिन ख्याल कीजिएगा, मैंने उस न्यूज़ को लिया और मैंने अपने हाथों से उसको काट के, जो विवादित ढांचा लफ्ज़ था, ये इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई अपनी शहादत बता रहा हूँ और कोई बड़ाई बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये बता रहा हूँ कि जब आप कहीं कुछ कहते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो उसको काट के मैंने उसको कहा कि नहीं लिखो कि यहाँ विवादित मस्जिद, विवादित बाबरी मस्जिद, मैंने काट के अपने हाथों से लिख दिया। न सिर्फ वो यहाँ प्रादेशिक समाचारों में गया, हमारे FM की न्यूज़ पे गया, और वही चीज़ तबाक से, चूँकि मैं मेन था तो जो दिल्ली से जो ब्रॉडकास्ट होता था वो मुझे ही देना पड़ता था। यूपी का कोई भी अगर अहम मसला होता था तो मैंने उसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराया और जस का तस पूरे नेशन ने सुना। किसी को कहीं कोई बहुत ज़्यादा बात ये लगी नहीं, लेकिन कहीं कोई होता है जो
चुपके से आपकी बातों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। क्या हुआ कि उस कंटेंट की फोटोकॉपी कराई गई और उसको जो खास मेंबरान पार्लियामेंट थे उनके दरमियान सर्कुलेट कराया गया और ये कहा गया कि फलां ने ऐसा किया और इस हुकूमत के रहते ऐसा किया, और 3 महीने उनको लग गए मुझको इस जगह से ट्रांसफ़र करा के झारखंड भिजवाने में। मैंने अपनी कोशिशें की कि वापस मैं बना रहूं, लेकिन जाहिर सी बात है मेरा डायरेक्टर जनरल भी उसने वो बहुत मुझे पसंद करता था, इसके बावजूद उसके लिमिट्स हैं। इवन मेरा सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, उसकी भी लिमिट्स हैं। तो ये कीमतें होती हैं दोस्तों जब आपको चुकानी पड़ती है। तो जैसे अभी भाई उफरान साहब ने पूछा एक बात, इन चीज़ों को मैंने फर्स्ट हैंड महसूस किया है, सरकारी अदारों का हिस्सा बन के मैंने देखा है, और उनकी जो थोड़ी मोटी जो भी छोटी मोटी खिदमत करने का मौका मिला है और जहाँ भी मैं कर सका हूँ, मैंने पाया है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी बात को सलीके से कहने के लिए, सीख कर जर्नलिज्म के मैदान में बाकायदा आने का। आज मैं देख रहा हूँ और मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है, लेकिन यहाँ आके बड़ी उम्मीद बनी है कि हमारे नौजवान भीड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं। उनको भी दूर चाहिए, उनको भी बस वो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी हल्दी की गांठें मिल गई तो हर कोई पंसारी बन गया। तो जिसको देखिए वो एकदम से फौरन से व्यूज लाने के लिए बेजा ऐसे थंबनेल्स लगाता है जिसकी न कोई ज़रूरत है न कुछ है, बल्कि बाद में कंटेंट इसका ठीक उलट होता है और उसके असरात और मनफी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो न वो सीखता है, न वो रिसर्च करता है, न वो कायदे से पढ़ता है। ज़्यादातर की मैं बात करूँ, कुछ ऐसे हैं हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका काम सराहा जा रहा है। इस नाते मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे नौजवानों को बाकायदा तौर पे न सिर्फ सीख के जर्नलिज्म करने की ज़रूरत है। 1988 में मैंने जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री ली थी। अभी जैसे भाई तारिक साहब ने कहा कि क्रिकेट टीम वाला मामला, उस वक्त 30-29 बच्चे थे, उसमें अकेला मैं मुस्लिम था और मुझे आज भी याद है कि एक भी SC ST उसमें नहीं था। और सारे पांडे और ठाकुर साहब और श्रीवास्तव जी और कौन पता नहीं कैसे एक मिराजुद्दीन, बस जो भी वजह रही हो, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कोई कहने वाला और मेरी तरफ से पैरवी करने वाला नहीं है। मैं एक ही चीज़ मैंने सीखी, मेरे वालिद ने मुझे एक बात सिखाई थी, और ये मैं आपको थोड़ा सा कह रहा हूँ कि सरकारी ओहदों में अगर कहीं ओहदा एक निकलता है, एक पोस्ट निकलती है, तो मैंने लोक सेवा आयोग में पब्लिक सर्विस कमीशन में अपनी शुरुआत की थी। तो एक ही पोस्ट थी वो। तो मैंने अपने वालिद से कहा कि अब्बा हम लोग कहते थे पुराने ज़माने के लोग, अब तो बड़े फैंसी नाम हो गए हैं, चीज़ें हो गई हैं, अब्बा ये एक ही पोस्ट है और बहुत ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तकरीबन 350-400 उस वक्त थे, मतलब सन 88 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हें तो एक ही चाहिए ना। क्या बात है, पोस्ट तो तुम्हें एक ही चाहिए ना, बस तुम अपने हिस्से का काम कर जाओ। ये बात ऐसी लगी दोस्तों कि मुझे लगा कि मैं अपने हिस्से का काम करूँ, और मैंने किया। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने वो पोस्ट मुझे दिला दी। उसके बाद यहाँ लोग आपके सेक्रेटेरिएट में इसमें भी पोस्ट आई, 10 पोस्टें थी। उर्दू जो उसकी थी जर्नलिज्म, उसकी लिंग्विस्टिक्स, हाँ, उसमें मेरी पहली पोजीशन आई। और उसके बाद यहाँ राब्ता आमा में इसमें भी सब एडिटर की पोस्ट थी, उसमें भी एक पोस्ट थी। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैंने बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए, ये बता रहा हूँ कि कभी भी अपने हिस्से को पाने के लिए जद्दोजहद करने से चूकिए नहीं, कीजिए, अपने हिस्से का काम कीजिए, उस बाद फिर अल्लाह से रोइए, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। आपका इतना टैलेंट बढ़ जाए, सामने वाला कैसे। मैं लोक सेवा आयोग का हिस्सा था दोस्तों, एक छोटा सा और बता दूँ, वहाँ पे एक मेंबर थे मोहम्मद याकूब अंसारी साहब। वो इंजीनियर इन चीफ हुआ करते थे इरिगेशन के, चूँकि बेहद ईमानदार थे, इसलिए अच्छा बहुत कम उम्री में वो आ गए थे उस पोस्ट पे, इसलिए उनके नीचे के लोगों ने उठा के उनको मेंबर बनवा दिया। चूँकि वो वहाँ पे रहते तो बहुत दिनों तक रहते और लोगों को मज़े करने का मौका नहीं मिलता, तो उनको उन्होंने मेंबर पब्लिक सर्विस कमीशन का बनवा दिया। तो इतने सादा लौह इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। कभी कभी मौका उनको मिलता था, जब खाली रहते थे तो अपने चपरासी को भेजते थे कि जाओ देखो मिराज मियाँ काम कर रहे हो तो मत बोलना, और नहीं तो बुला देना कि मैंने याद किया।
एक दिन मैं पहुंचा, उन्होंने बुलाया, कहने भाई आज तो भाई मेराज में आज मज़ा आ गया। मैंने कहा जनाब हजरत बताइए खैरियत तो उन्होंने कहा कि आज एक लड़का आया तो उसका नाम था औरंगजेब। उनके पैनल में मतलब बोर्ड में इंटरव्यू था, शाम का वक्त हुआ, तो कहने कि उसका नाम था औरंगजेब। कहने कि मैं थोड़ा सा मेरा दम सद गया कि क्या होगा ये, क्या, चूंकि बाकी जो पहले वो तो बोर्ड के उस बोर्ड के चेयरमैन थे, बाकी सारे लोग तो दूसरे थे ना। तो जब जैसे लड़का आया वही जो तवक्को थी उसी लाइन पे शुरुआत हो गई बात की कि तुम्हारा नाम औरंगजेब है, आपका नाम औरंगजेब है, तो ये है वो, सारे फोकस उसी में। उस लड़के ने इतने खूबसूरत जवाब दिए और बाद में उसे जब पूछा गया तुम्हें इस नाम से परेशानी तो नहीं होती? कहले साहब थोड़ी देर तो होती है, मुझे नहीं होती, सामने वाले को होती है, लेकिन जब वो मेरा काम देखता है तो मेरा नाम भूल जाता है, मुझे याद रखता है। क्या उन्होंने कहा कि इस बात को मुझे कहा कि हम सबको यही जरूरत है कि आपको जब देखा जाए तो आपकी दाढ़ी टोपी आपकी सारी चीज़ें सब साइड हो जाएं, आपका काम, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका जो आप पेश कर रहे हैं ओरिजिनली वो याद रहे। तो दोस्तों असल बात जरूरत इसकी है, बातें अभी बहुत सारी हैं, हमें लगता है कि मैंने अपने हिस्से का बात कह दी। जज़ाकल्लाह खैर। खिदमत में हाजिर होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल सही है, मैंने जैसे अपने तजुर्बात बताया, मकसद भी यही था कि हम सीनियर लोगों के तजुर्बात से रास्ता इख्तियार करें कि कैसे मेहनतें करना पड़ती है। गुप्ता जी आ रही है, आपका भी इस्तेमाल है भाई। देखिए होता क्या है, एक जैसे कि अपने हिस्से का काम करेंगे। हम लोगों के साथ भी आता था, तारिक भाई मौजूद है कि जिनके बीच में बैठ रहे ना कि 32 दांतों के बीच में जबान रख के कैसे काम करेंगे, करना पड़ता है। एक साहब ने बड़ा अच्छा फार्मूला बताया, मेरे बड़ों ने, मेरे उसमें वालिदैन भी शामिल थे, कहने भैया आप एवरेज की कोई वैल्यू कोई कदर नहीं, एवरेज है तो हम आपको क्यों करेंगे ना, हम एवरेज वाला कोई अपना आदमी ले लेंगे। आपकी कदर उस वक्त होगी जब आप दूसरों से अच्छा और दूसरों से ज्यादा काम करके देंगे, तब नहीं कुछ भी हो आदमी तो ये काम करे। तो हमें ऐसा बनना है, हम सोसाइटी को क्या ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं और वो सलाहियत आपने कुदरत ने दे रखी है, आप सबको वो करना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई। हज़रत ग्रामी, हुकूमतें बदलती हैं, कवानीन आते हैं और उसी में एक नया कानून बना जिससे राइट टू इंफॉर्मेशन या RTI कहते हैं, सेंट्रल का एक कानून बना और उस कानून के तहत स्टेट्स में भी कमिश्नर से बनाए जाने लगे और उसने एक बड़ा काम करके दिया। हालांकि ये अलग बात है कि आज उसको भी कालदम करार देने की कोशिश की जा रही है, ऐसी तब्दीलियां कर दी गई। मैं कुछ रेफरेंस के हवाले से गुफ्तगू करूं कि हमारे हाफिज उस्मान साहब वो उसके कमिश्नर रहे, उससे पहले वो एक बोर्ड के चेयरमैन थे और बोर्ड का चेयरमैन भी एक ऐसी बात है कि पार्लियामेंट एक्ट से बना हुआ बोर्ड, उसकी एक हैसियत होती है, एक जज की हैसियत होती है, फैसले सादर होते हैं और वो फैसले किसी निचली कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकते सिवाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के। उस पोस्ट पर है, उसके बाद फिर अल्लाह ने नवाजा तो आप कमिश्नर इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश हो गए, बहुत से लोग होते हैं। लेकिन क्या किया, कैसे इन्हें आवाम में बेदारी पैदा की, इंफॉर्मेशन कमिश्नर का रोल क्या होता है ये बताया कि DM के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट अफसर के खिलाफ आपने तुमने इंफॉर्मेशन नहीं दी, जुर्माना करो। और सिर्फ जुर्माना नहीं, एक दिन मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा आज क्या क्या रहा, कितने मुकदमे आपने सुने, हम कहा कितने मुकदमे सुने, इसमें फैसले क्या हुआ, उनका ये फैसला रहने में यही तो खबर है कि अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट अफसर पे जुर्माना कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी में रहते हुए अपने गवर्नमेंट, तो हाफिज उस्मान साहब ने तमाम कमिश्नरों को ये रास्ता दिखाया कि आपको इसलिए बुलाया गया है कि आप गवर्नमेंट में जो काम गलत हो रहे हैं उन पर निगहदाश्त करें और जो अफसरान काम नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। अब होता यही था, जब कमीशन में कोई सवाल आता था तो या तो ये अफसर काम करके आता था कि साहब हमने कर दिया है ना, माफ कर दिए, या फिर वो इस बात के लिए तैयार हो गया था कि आज तो जुर्माना होगा। और हाफिज उस्मान साहब ने इसको करके दिखाया। मैं आपका इस्तेमाल करता हूं और आपसे सवाल ये है कि क्या मेन स्ट्रीम मीडिया में तमाम महरूम तबकात को शमूलियत इख्तियार करना चाहिए या एक बड़ा सेक्ट हमारे वहां ऐसा भी है जो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेता है। तो दोनों चीजें ऐसी हैं कि खामोशी इख्तियार कर लें यानी बिल्कुल आप साउंडलेस हो जाएं, वो भी समझ में नहीं आता है। तो कैसे तहरीक मिलना चाहिए और उस तहरीक पर उन तबकात को शमीर मुसलमान, दलित, OBC, आदिवासी और इस तरह के तमाम लोग
मेरे सवाल आपसे है और दरखास्त कर रहा हूँ कि आप अपने राय के डालें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो गफरान नसीम साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपका इस्तेमाल कि मुझे आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। दूसरे इस्लाह भी थोड़ी सी करना चाहता हूँ कि मैं साहिबाबाद से नहीं आया हूँ, मैं सहारनपुर से आया हूँ। मेरा घर सहारनपुर में है और मौलाना जहांगीर कासमी साहब दारुल में जब पढ़ते थे तो मैं भी दारुल में पढ़ता था। और ये मैं बनावट तकब्बुर घमंड में नहीं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ समझाने के लिए कह रहा हूँ। जब मदारी आता है मार्केट में, गांव में आता है, तो वो डुगडुगी बचाता है, बंदर होते हैं उसके पास, तो उसे नचाता है। अगर वो डुगडुगी ना बचाए, लोग इकट्ठे ना हो, तो बंदर नाचा है किसने देखा किसी को नहीं पता चलेगा। मैं जितनी बात दो चार आपके सामने कहूँगा, अगर उसमें कहीं आपको ऐसा लगे बनावट है तो उसे झटक देना, ये तकब्बुर है। मैं बुरा समझता हूँ, किब्र अल्लाह को पसंद नहीं। सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए, उसे मजबूती पर प्रदान करने के लिए बात कहूँगा। जब मौलाना दारुल में पढ़ते थे, मैं पूरे आलम इस्लाम के मदारिस की बात कर रहा हूँ, तल्ख होगी मगर बुरी लगेगी, मगर कहना भी ज़रूरी है, भी मीडिया का हिस्सा है। और वो इसलिए भी हिस्सा है कि हम अपनी बात ना कहें, दूसरों पे इल्ज़ाम तराशी करें तो इस्लाह नहीं हो सकती। आप गार में गड्ढे में चले जाएंगे। दारुल में कभी यूनियन का इलेक्शन नहीं होता। बुरा ना मानिए, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी मदरसे में नहीं होता। जितने स्कूल हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी हैं, सब में यूनियन का इलेक्शन होता है। लीडर पैदा किए जाते हैं, बोलने की सलाहियत होती है। तो मैं दारुल देवबंद में इलेक्शन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, शूरा ने पास किया, 2 बार इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना, मैं ही बना, मेरी ही पार्टी के जितने लोग थे वो बने। दूसरी बार इलेक्शन हुआ, फिर इलेक्शन में खड़ा हुआ, लोगों का इतना प्यार था कि मेरे सामने कोई नहीं आया, फिर इलेक्टेड प्रेसिडेंट हुआ, अनअपोज हो गया। और मेरे सामने जो मेरी मुखालफत कर रहे थे, उस ज़माने के जय्यद उलमा थे जो कहते थे ये हराम है, काम ना कीजिए, वोट ना दीजिए, इसे ना बनाइए। मैं अल्लाह का शुक्रिया 3 बार बना। दारुल यूनाइटेड था, अब तो 2 हिस्सों में बढ़ गया है। 3 बार बना, तीनों बार यूनियन का प्रेसिडेंट बना। फिर वहाँ से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आया, अलीगढ़ के मेरे साथी बैठे हुए हैं। फिर अलीगढ़ में इलेक्शन हुआ, फिर वहाँ यूनियन का इलेक्शन हुआ, फिर वहाँ इलेक्टेड में प्रेसिडेंट बना। जहाँ IAS, IPS, DM, SSP, IG, DIG कमिश्नर होते हैं, जो बाल को सच में खाल में से निकालते हैं, उनका इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। मुझे कहना सीख रहे हैं कि जहाँ मैं गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, हर जगह जाकर मैं प्रेसिडेंट हुआ। आज मदारिस पे यूनियन की आप बात नहीं उठा सकते। आप कहेंगे तो उन्हें इस्लाम और मज़हब से जोड़ दिया जाएगा। मैं इसलिए आपको ये बात समझाने के लिए कह रहा हूँ कि एक आदमी जो ग्रेजुएट होता है, जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए होती है महीना, और जो 6-7 साल तक वहाँ रहता है, जब उसे सब्जी लानी होती है तो अपना झोला उठाता है, सब्जी लेकर जाता है मार्केट में, मजदूर से काम नहीं कराता, नौकर से काम नहीं कराता, अपनी सब्जी लाता है, अपने घर में देता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपनी बीवी के साथ रहता है। मगर बुरा ना मानिएगा, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मुझे दोनों का तजर्बा है, मगर हमारे मदरस में इसकी कमी है। इसलिए मैं दरख्वास्त के साथ कहना चाहता हूँ, जहन को खुला रखने की ज़रूरत है। फिर मैं वक्फ बोर्ड में आया तो वक्फ बोर्ड में मैंने अपने लोगों को देखा। मैं नमाज में बैठा रहता था, जुमे का टाइम था, यहीं आपके बराबर में सचिवालय के पास वक्फ बोर्ड है। वहाँ जब मैं गया तो 10 लाख का बिल मौजूद था। वहाँ बिजली नहीं थी, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था, फैन नहीं था, फैक्स नहीं था, कुछ नहीं था। 10 साल से तनख्वाह नहीं मिली थी, वहाँ मस्जिद भी नहीं थी। मैं वहाँ गया और जाने के बाद में मैंने मुलाजिमीन को बुलाया और बुलाने के बाद में उनसे मैंने कहा, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वक्फ बोर्ड के बारे में ये इल्ज़ाम आता है कि आप रिश्वत लेते हैं। आज आप हलफ लें कि आज से आप रिश्वत नहीं लेंगे, जो भी है वह आपको जायज़ तौर पर मिलेगा तनख्वाह की शक्ल में। एक मुलाजिम खड़ा हुआ,
जिसका नाम अब्दाल था, उसने मुझसे कहा साहब मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, और वो दरख्वास्त ये है कि आप मुझे तनख्वाह देते रहिए हर महीने, तो हम रिश्वत नहीं लेंगे। मैंने वादा किया एक दिन रहूं या 1 साल रहूं या 5 साल रहूं, मैं आपको तनख्वाह नहीं दूंगा। जिस दिन तनख्वाह नहीं दूंगा आपको, उसी दिन मैं वक्फ बोर्ड छोड़कर चला जाऊंगा। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं, बगैर गवर्नमेंट की मदद के मैंने 5 साल लगातार तनख्वाह दी। गवर्नमेंट ने 6 पे कमीशन लागू किया, मैंने 6 पे कमीशन लागू किया, और जब मैं 5 साल पूरा होने के बाद में आया वक्फ बोर्ड से, तो मैं 1.5 करोड़ रुपए अकाउंट में छोड़ कर आया। मैं दरख्वास्त सिर्फ एक करना चाहता हूँ, मैं दरख्वास्त आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया वो करती है जो हम कहते हैं, मीडिया वो दिखाती है जो हमारे पास है। मीडिया को अपने आप लाने के लिए कुछ चीज़ों को कहने की ज़रूरत है, कुछ को कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या ये आपसे नहीं सवाल कर सकता मीडिया के ज़रिए से कि हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो बेतुका बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़रूरत के मुताबिक नहीं बोलते हैं, जो बात नहीं कहनी है वो कही जाती है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आंखों पे पट्टी बांधकर आप लड़ना चाहते हो दुश्मन से और समझते हैं कि आप महफूज है। जिस आंख से आप देख सकते हैं वो आंखों पर आपकी पट्टी है। आंखें खोलिए, दुश्मन को पहचानिए, समझदारी से काम कीजिए। बात वो कहिए, घर में क्या कहना चाहते हैं मुझे नहीं पता, मगर बात वो कहिए लोगों के सामने जो दूर तक जाए। आपका दुश्मन, आपका मुखालिफ भी अगर वो सुने तो वो आपकी मुखालफत करने की हिम्मत ना कर सके। ये मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। अब मैं तीसरी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूँगा, आगे डिस्कशन में शामिल रहूँगा। मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर था, 5 साल तक रहा। नसीम साहब ने हल्का सा बताया है, मैं थोड़ा सा बढ़ाकर बताना चाहता हूँ। मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैंने डीएम, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर के ऊपर कभी दंड ही नहीं, मैंने दंड भी लगाया है, मैंने विभागीय कार्रवाई भी की है, मैंने इंक्वायरी का आदेश भी दिया है, मैंने गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं। और याद रखना, आपके सामने कहना चाहता हूँ, मुसलमान हूँ, फख्र से कहता हूँ, बताने के लिए कह रहा हूँ आपसे, सोच के लिए कह रहा हूँ आपके सामने कि क्या मुसलमान कमज़ोर है? कमज़ोर नहीं है, सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, डीएम सामने खड़ा होते थे, बुगे मुझे देते थे, एसएसपी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, खाना खिलाते थे मुझे टेबल पर। जब कभी मीटिंग लेता था अधिकारियों की मंडल की, तो उसमें आईजी भी होते थे, डीआईजी भी होते थे, कमिश्नर भी होते थे, डीएम भी होते थे, एसएसपी भी होते थे। और ये अल्लाह का शुक्र कहता हूँ, फ़ख्र के साथ कहता हूँ, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन, तकब्बुर न करो, घमंड नीचे आएगा। अल्लाह कहता है वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाला तूला। तू घमंड करते हो, तकब्बुर करते हो, तुम्हारा सर नीचे आ जाएगा, थूक आसमान की तरफ थूकोगे, मुँह ना उठाना, आपके मुंह के ऊपर वो थूक गिरेगा। इसलिए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, कमीशन रहा, पूरी गवर्नमेंट के ऊपर होता है इंफॉर्मेशन कमीशन, और उसका कमिश्नर जो होता है उसकी हैसियत होती है। आप किसी भी अधिकारी को बुला सकते हैं, किसी भी काम करने वाले को बुला सकते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मीडिया के ऊपर यहाँ बहस हो रही है। अभी गुफरान साहब ने आपसे पूछा था कि आप मीडिया के सिलसिले में क्या कोई सेंटर बना सकते हैं? मैं नहीं कहना चाहता मीडिया के ऊपर कोई सेंटर बन सकता है, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत से लोग थे जिन्होंने मीडिया के नाम पर, प्रेस के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए। हमारे यहाँ सलाहियत की कमी है, ना कमियाँ पैदा की जाती है हमारे यहाँ, ना आगे बढ़ते हैं, ना आगे बढ़ने दिया जाता है। कोई आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब काम करो, कहीं भी करो, उसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मेहनत की ज़रूरत है, ये मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। चाहे आप मेहनत करें, मीडिया के लेवल पर हों, आप प्रेस का काम करें, चाहे आप जॉब करते हों, चाहे आप मदरसा चलाते हों, चाहे आप स्कूल चलाते हों, उसमें पहली शर्त है कि मेहनत करें बहुत मजबूती के साथ। आप पान का खोखा है, मेहनत कीजिए, पेंशन लगाते हैं, मेहनत कीजिए, खेती करते हैं, मेहनत कीजिए, अखबार का काम करते हैं, मेहनत कर दीजिए,
काम करना कोई छोटा नहीं है। जो आदमी मेहनत करता है वो एक दिन मेहनत करके आगे बढ़ जाता है, वो बड़ा बन जाता है। इसे पहली शर्त है ज़िंदगी में मेहनत करना, और दूसरी शर्त है वफादारी। याद रखना, मौलाना खालिद रशीद साहब हम सब के बड़े हैं और बुज़ुर्ग हैं, यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं। मैं अपनी तरफ से, मुझे हक नहीं है, मगर चूँकि देर में आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उनका खैर मकदम करता हूँ। इनकी वजह से लोग कहते हैं, एहसास दिलाते हैं मौलाना खालिद रशीद साहब के इससे ताल्लुक़ है, उससे ताल्लुक़ है। तुम्हारी हैसियत नहीं, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। अगर इनकी हैसियत है, इनके पास इज्जत है, इनके पास दौलत की बात नहीं है, बल्कि इनके पास मर्तबा है, कहने का सलीका है। डीएम आते हैं, एसएसपी आते हैं, इनकी हैसियत तो है कि अपनी बात को कहलवा सकते हैं, अपनी बात को बता सकते हैं। जब आप मिलोगे ही नहीं, किसी के पास जाओगे नहीं, कोई आपके पास आएगा नहीं, तो आपकी परेशानी जो कि दूर रहेगी। इसलिए मैं आपसे लंबी बात ना कहते हुए एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ज़िंदगी में मेहनत करना। जो पढ़ने वाले हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, मेहनत ज़रूरी है। असली तालीम के साथ साथ मजहबी तालीम के साथ साथ असली तालीम बहुत ज़रूरी है, उसमें मेहनत बहुत ज़रूरी है। दूसरे वफादारी ज़रूरी है। वफादारी की हैसियत ये होती है कि आप अपने जिस्म का वफादार बनिए। आप सुबह उठिए, एक्सरसाइज कीजिए, सुबह उठिए, आप पान गुटखा ना खाइए, शराब ना पीजिए, जुआ ना खेलिए, आप अपने वफादार बनिए, जिस्म की वर्जिश कीजिए, तला भुना ना खाइए। ये वफादारी जिस्म के है। मुल्क के लिए वफादार बनिए, अपने दोस्त के लिए वफादार बनिए, अपने मजहब के लिए वफादार बनिए, अपने पड़ोसी के लिए वफादार बनिए, अपने माँ बाप के लिए वफादार बनिए। ये मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ। जर्नलिज्म की तो बात होती रहेगी, जब आप रहेंगे तभी तो जर्नलिज्म होगा, तभी तो बात सुनेंगे जब आप मजबूत होगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए। ज़िंदगी में पहले मेहनत ज़रूरी है, दूसरे वफादारी ज़रूरी है, और तीसरे सब कुछ होने के बावजूद भी अगर आपको रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है तो उसमें आप सब्र कीजिए। कुरान तो खुद कहता है, रहनुमाई करता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आप सब्र कीजिए, सुकून कीजिए, हर चीज़ आपके पास आ जाएगी। अभी आप कह रहे थे कि मैंने जो है अपने आप को कई बार कहा मैं यहाँ गया और वहाँ अपने आप को बदला है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जो आदमी जहाँ बैठा हुआ है, मैं ऐसा से कमतरी की बात नहीं करना चाहता। मैं 2 यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से था, वहाँ इलेक्टेड डॉक्टर था, फिर मुझे डिलीट की डिग्री दी, यूनिवर्सिटी ने एजाज़ दिया। मगर मैं अपने सामने, जब मुझे सूचना आयुक्त बनना था, मैंने अपने सामने डॉक्टर उस्मान नहीं लिखा, मैंने अपने सामने हाफिज लिखा। शनाख्त बनाई अपनी, क्यों? इसलिए बनाई, मैं डॉक्टर लिख सकता था, मेरे बेटे इंजीनियर है, मैं डॉक्टर लिख सकता था, मेरे पास डॉक्टरेट की वो थी डिग्री, मुझे यूनिवर्सिटी ने दी थी, सबको नहीं देती है, मुझे मिली थी। मगर मैंने हाफिज लिखा, और हाफिज का मुझे ये एहसास हुआ, इज्जत महसूस होती थी, फ़ख्र महसूस होती थी। जब मैं जाता था, डीएम आते थे मिलने, एसएसपी आते थे, कमिश्नर आते थे, आईजी डीआईजी आते थे, मीटिंग होती थी, मैं बैठ कर चल देता था, अधिकारी बैठे रहते थे, फिर आता था, खड़े हो जाते थे, कौन है? हाफिज उस्मान गया है, गाड़ी से निकला हूँ, गाड़ी आई, डीएम आए, एसएसपी आए, मुझे रिसीव किया। क्या ये हिंदुस्तान के संविधान ने नहीं दिया मुझे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया? हिंदुस्तान का दस्तूर बड़ा नहीं है? हिंदुस्तान मजबूत और ताकतवर मुल्क है, ये हम इसके बाशिंदे हैं, रहते हैं। इसलिए फ़ख्र के साथ कहता हूँ, मौलाना के सामने कहता हूँ, मीडिया के सामने कहता हूँ, और इसलिए कहता हूँ ये बात दूर तक पहुँचे, सोशल मीडिया तक पहुँचे। याद रखना, दुनिया में मुझे जाने का मौका मिला जब मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर था। मैं कज़ाकिस्तान गया हूँ, मैं सऊदी अरब गया हूँ, मैं टर्की गया हूँ, मैं इस्तांबुल गया हूँ। मैंने जाकर देखा, नहीं बात तल्ख हो जाएगी, हाँ मैं बात कहूँगा, पूरी लगे तो लग जाए, मगर ये बात मैं कहना चाहता हूँ, ढलने से क्या होता है? आज माहौल वो नहीं है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप इस्लामी मुल्क की बातें करते हैं? अगर हिंदुस्तान में हम रहते हैं, यहाँ सबसे ज़्यादा जमहूरियत है, सबसे ज़्यादा सेकुलरिज्म है, हिंदुस्तान को फ़ख्र के साथ कहता हूँ, बबा के दुहल कहता हूँ, आँखें खोल कर कहता हूँ, खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत अगर मुल्क है, सबसे अच्छा मुल्क है, सबसे बहादुर मुल्क है, सबसे
सबसे सेकुलर मुल्क है उसका नाम हिंदुस्तान है। आप पाकिस्तान को कहेंगे जहाँ 2 दिन पहले नमाज पढ़ते हुए लोगों का कत्लेआम कर दिया गया हो, आपने देखा। मैं सऊदी अरब की बात नहीं करता, टर्की की बात नहीं करता। इसलिए अपनी बात को समाप्त करते हुए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जहाँ रहते हो बबांगे दौल हिम्मत के साथ, इज्जत के साथ में अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। पड़ोसी हिंदू हो उसका ज़्यादा ख्याल रखो, पड़ोसी गरीब हो उसका ज़्यादा ख्याल रखो। पड़ोसी किसी के पास पैसा नहीं, वो भूखा है, उसे खाना खिलाओ। पड़ोसी आपके पास पैसा है, बीमार है, उसकी दाद रसी करो, उसका इलाज कराओ। कपड़े नहीं उसे कपड़े दे दीजिए। और मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मुसलमान हो उसका भी कीजिए, मगर हिंदू भाई अगर हो, यह हदीस में आया है 40 दिन जहाँ आप रहते हैं 40 घर आपके पड़ोसी है, दाएं भी पड़ोसी है, बाएं भी पड़ोसी है, सामने भी पड़ोसी है, पीछे भी पड़ोसी है, ऊपर अगर रहते हैं आपके वो भी पड़ोसी है। अगर उसमें 40 घर में कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, वो आपका पड़ोसी है, आपका हक है, आपका फ़र्ज़ है, आप उसकी देख रेख करें। इसलिए आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, माहौल को बदलना चाहते हो अपने आप को बदलो, अपने आप को मजबूत करो, एहसास कमतरी का शिकार ना हो, आंखें खोल कर जियो, बंद करके ना जियो। जो लोग बाइज्जत है आप में उन्हें आगे बढ़ाओ, जो नहीं बढ़े हैं उन्हें ताकत दो, जो छोटे हैं उन्हें मोटिवेट करो। इसी में समाज में आपकी हैसियत होगी। जो इस आदमी की हैसियत होती है, जिस कौम की हैसियत होती है, जिस समाज की हैसियत होती है, उसे ही मीडिया लिखता है। बका की फिक्र करो अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़माना कुछ नहीं करता कभी किसी के लिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद मोहम्मद उस्मान साहब ने अभी आपके सामने जो बातें रखी, जो दर्द है, जो जरूरत है, और सबसे अहम बात है कि अपनी सलाहियत को पहचानो और उसका भरपूर इस्तेमाल करके समाज और माशरे को देने वाले बन जाओ। तुम्हारी इज्जत करेगा। इस दरमियान में हमारे आज के प्रोग्राम के साथ रहने वाला खालिद रशीद साहब फरंगी महली, चेयरमैन अफगानी इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ तशरीफ लिया है, आपका भी इस्तकबाल है। और ये पहला डिस्कशन का याद रहा हूँ लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।